तो आईपीओ हो तो ऐसा आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे साथ आस्था मैम है और तमाम दर्शक जो है वो इंतज़ार करते हैं कि आस्था मैम अपना नज़रिया रखें यहाँ पे कि कौन से आईपीओ है जहाँ पर निवेश की सलाह रहेगी, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी रह सकती है 6 महीने के हिसाब से, तो तमाम जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो हर एक चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। और इस साथ ही हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए आज कौन कौन से आईपीओ हम लोग कवर कर रहे हैं इस सेगमेंट में। सबसे पहले हर्ष, यहाँ पर एलजी की आईपीओ की यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलजी लाइव्स गुड हो गई लोगों की लिस्टिंग जो हुई है वो बम्पर लिस्टिंग हुई है। जेएमपी में लगातार हम लोग को संकेत मिले रहे थे, कभी 30, कभी 32 और 40%, और आज जो लिस्टिंग हुई है वो बम्पर 50% के आसपास ये एलजी का आईपीओ जो है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ आज लिस्ट हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका इशू प्राइस जो था वो 1140 रुपये था और लिस्टिंग जो हुई है वो 1710 रुपये 10 पैसे पर लिस्ट हुई, यानी कि प्रीमियम जो इसका रहा है 50% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। 570 रुपये का लोगों को प्रीमियम साफ तौर पर यहाँ पर मिला है। एक तरह से देखा जाए तो फिर एलजी के आईपीओ की एक्सपेक्टेशन भी पहले से अच्छी से की जा रही थी, और यहाँ पर आज एक तरह से कहा जा सकता है कि दिवाली से पहले एक तरह से जो निवेशक थे उनको यहाँ पर तोहफा मिल गया, क्योंकि लिस्टिंग जो है वो बम्पर हुई है। और आगे चल के भी इसमें, और अभी जो करंटली जो ट्रेड ये कर रहा है वो करीब करीब अगर देखेंगे आप तो 1690 रुपये, 1696 रुपये, 99 रुपये के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो फिर एक तरह से यहाँ पर लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम इसमें बना हुआ है। तो ये है आज इस आईपीओ की फिलहाल अभी लिस्टिंग। दूसरे आईपीओ की भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जी, आस्था मैम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपने पहले ही नज़रिए रखा अपना और साफ तौर पे कहा था आपने कि एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और मैं उसके बाद कई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मैं, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, वो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से भी मैम स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दे रही है। उनको लगता है कि आगे और स्ट्रेंथ दिख सकती है। आपका क्या नज़रिया है यहाँ पर? क्या प्रॉफिट बुकिंग पार्शली कर लेनी चाहिए या फिर यहाँ पे अभी बने रहना चाहिए, आगे और अपसाइड है? देखिए बिल्कुल, इसमें लॉन्ग टर्म नजरिया भी पॉजिटिव है। और मैंने ये भी बोला था कि एक तो टाइमिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है। अभी जब ये एक तो जीएसटी रेट कट का हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक तोहफा सरकार की तरफ से मिला हुआ है, दूसरी तरफ दिवाली के आसपास ये आईपीओ लाए हैं, और उस टाइम पे हम सब जानते हैं कि सेल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के सेल्स में एक बढ़ोतरी देखते हैं। तो इनकी टाइमिंग काफी बढ़िया रही। और दूसरी बढ़िया बात जो इस पूरे आईपीओ की लगी वो इनकी वैल्यूएशन थी, क्योंकि बहुत अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये लेके आए। टेबल पे काफी ज्यादा इन्होंने छोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए। और ये देखिए, ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी होती हैं वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। तो अगर आप शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छा वैल्यूएशन गैप रखते हैं, कुछ कमाने का मौका रखते हैं, तो ये इनको वैसे भी फायदा करता है इनके बिजनेस में, क्योंकि कस्टमर्स काफी इसमें अट्रैक्ट होते हैं। और काफी पॉजिटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके। तो जब भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी कंपनी मार्केट में उतरती है तो उनके लिए दूसरा एक इम्पोर्टेंट पहलू लिस्टिंग का जरूरी ये भी हो जाता है कि वो उनके बिजनेस में भी बहुत एक छवि बनाने में मदद करता है। तो इन्होंने हर तरह का ख्याल रखते हुए यहाँ पे ये आईपीओ को रखा था, और मुझे लगता है इसी वजह से रिस्पांस बहुत अच्छा लगा इसमें मिला, और लोगों को काफी अच्छा मुनाफा भी यहाँ पे कमाने का मौका मिला। अब करना क्या है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये अनडाउटेडली बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में क्या करना है? शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है 1490 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे के जाने के चांसेस अभी मुझे कम लगते हैं। तो एक दायरे में हो सकता है कि हमें ये घूमता हुआ नजर आए 1490 से लेके 1800, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए मैं उन्हीं हिसाब से बात कर रही हूँ। तो 1490 से लेके यहाँ पे एक 1800 तक का, 1870 तक का एक रेंज है जिसमें ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो किसी को अगर मुनाफा बांधने की जल्दी नहीं है तो बने रह सकते हैं, 1490 का स्टॉप लॉस लगाइए। पर बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए एंट्री करते हैं, क्योंकि उसके पीछे के काफी कारण होते हैं। तो लिस्टिंग डे के लिए अगर सिर्फ किसी ने लगाया है तो भी पूरा मुनाफा वसूल ना करे, 50% या 30% ऑफ द क्वांटिटी अलॉटेड का ही मुनाफा वसूल करे, रिमेनिंग 50 to 70% पोर्टफोलियो में रखे। अच्छा, 50 to 70% मैम पोर्टफोलियो में रखना, ये आपकी सलाह है यहाँ पर। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आज एक और जो है स्टॉक की लिस्टिंग होती हुई देखिए, एक आईपीओ की लिस्टिंग टाटा कैपिटल की यहाँ पर, और हम लोग अनलिस्टेड मार्केट में कवर कर रहे थे कि 1000 रुपये के आसपास है मैम ये, और 1000 से सीधा 330 के भाव पर लिस्ट हुआ। 67% जो है वो वाइप आउट हो गए यहाँ पर मैम। ऐसे में अब निवेशकों के मन में कंसर्न कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाली स्थिति हो गई एकदम। क्या जिन निवेशकों के पास है जो टाटा के ग्रुप को लेकर जो बुलिश रहते हैं, वो सेंटीमेंट्स जो हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, क्या उनको बने रहना चाहिए या फिर टाटा के इस आईपीओ को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जब हमने आपके ही चैनल पे मैंने चर्चा की थी तो मैंने साफ बोला था कि इसे सिर्फ लंबी अवधि के लिए कोई क्या नजरिया हो
तो लगाइए। लिस्टिंग गेन के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी सलाह नहीं दी थी, जी। तो मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगी। दूसरा चीज ये है कि देखिए टाटा ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, और ये हमेशा ब्रांड वैल्यू भी, जब इस तरह के आईपीओ आते हैं तो कुछ वो आईपीओ प्राइस में अपनी ब्रांड वैल्यू को भी रखते हैं, यानी कि प्राइसिंग उस हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा होती है जहां पे एक ब्रांड वर्क करता है। तो उस हिसाब से प्राइसिंग हमें थोड़ी ज्यादा लगी थी, और मैंने यही बोला था कि इन्होंने प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे की है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको साल भर का नजरिया है और पोर्टफोलियो में रखना है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इतने बढ़िया यहाँ पे कुछ रिटर्न्स देखने को नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाटा मोटर फाइनेंस का भी अगर हम बात करें तो वो भी अभी ये बिजनेस जस्ट इसमें आया ही है। तो अगर आप उस बिजनेस को हटा के नंबर्स देखें तो नंबर्स इतने खराब नहीं है, लेकिन हमें इसको थोड़ा समय देना होगा। तो अभी इसमें, और इस तरह का कोई भी आप नेगेटिव फीलिंग ना लाएं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ नहीं होता है। जब देखिए हर्ष, इतने बड़े बड़े साइज के आईपीओ आते हैं तो डाइजेस्ट होना चाहिए मार्केट में, उतना डाइजेशन स्ट्रेंथ होना चाहिए। साइज बहुत रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है, एलजी का साइज भी बड़ा था, लेकिन वहां पे डाइजेशन इसलिए करने की कैपेसिटी थी क्योंकि वैल्यूएशन के फ्रंट पे छोड़ा था, तो डिमांड और निकल के आ रही थी। यहाँ पे वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं रखे, इसलिए जो बैकअप डिमांड है वो आई नहीं। तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो ही बने रहिए, क्योंकि हमारी तो वैसे भी राय नहीं थी इसमें लगाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर लंबी अवधि का नजरिया नहीं है तो कोई भी उछाल आता है तो निकलिए, बट मेरी सलाह यही रहेगी कि लंबी अवधि के लिए इसमें अगर आपको अलॉटमेंट आ गए हैं, आपने फिर भी लगाया है, तो होल्ड कर लीजिए। नई खरीद करनी है उसके लिए अभी सलाह नहीं है, नई खरीदारी अभी ना करें। सिर्फ अलॉटमेंट में आ गए हैं और रह गए हैं तो उन्हें होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल। और मैम हम लोगों ने भी कोशिश की थी बताने की, क्योंकि आप तो बता ही रहे थे लगातार, जो यहाँ पर अपर प्राइस बैंड था वैल्यूएशन के हिसाब से दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करके भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे महंगी स्थिति दिख रही है यहाँ पे। अब अभिषेक, और कौन सा नया आईपीओ है? हर्ष, अब एक बात कर लेते हैं एएमसी की, जो कि है कैनरा रोबैको एएमसी। काफ़ी अच्छा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, 38 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हाउस है। रैंक वाइज अगर देखेंगे तो 18वीं की रैंक है, और कुल एयूएम जो है वो 1,17,835 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। 25 से 26 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इनकी चल रही है, तो काफ़ी एक स्टेबल एक म्यूचुअल फंड हाउस है, एक एएमसी है। लेकिन सब्सक्रिप्शन के अगर नंबर्स यहाँ पर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। क्यूआईबीज ने तो यहाँ पर खुल के यहाँ पर खेल खेला है, 25.92 गुना यानी कि 26 गुना करीब करीब ये सब्सक्राइब हो गया है। लेकिन एनआईआई को देखेंगे और रिटेल को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्साह देखने को नहीं मिला है। एनआईआई का कोटा 6.5 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल यहाँ पर 2 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है, 1.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और कुल अगर देखेंगे तो 9.25 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ देखा है। वहीं अगर जेएमपी की अगर बात करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल 5% का से भी कम यहाँ पर जेएमपी इसको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि 13 रुपए की इसका जेएमपी है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो होगी वो 279 की एक्सपेक्टेड है। अब देखना होगा कि इसमें कुछ इजाफा होता है कि नहीं होता है। इशू प्राइस जो इसका चल रहा था वो 266 रुपये अभी फिलहाल है, और लिस्टिंग जो होगी इसकी 2 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को होगी। तो ये है कैनरा रोबैको एएमसी की आईपीओ की पूरी जानकारी। जी, तो ये तो आईपीओ बंद हो चुका है यहाँ पर। कैनरा रोबैको एसेट की बात की जाए मैम, और जिन लोगों ने, जिन निवेशकों ने दाव लगाया उनका आ जाता है तो वो क्या करें? इन तरह की जो सर्विसेज होती है उसमें एजेंट बेस्ड बिजनेस भी काफी होता है, तो वो भी हमें एक बिजनेस मॉडल में देखना चाहिए कि किस तरह का रहता है। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़े रिटर्न्स की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के नजरिए को ध्यान में रखते हुए रेटिंग दिया था। तो अगर ये अलॉटमेंट आ भी जाते हैं तो होल्ड कर लीजिए, लंबी अवधि में ये अच्छा हो जाएगा और रिटर्न दे देगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे नहीं कह सकते, मार्केट के मूड मौल, आज जिस तरह से मार्केट का मूड इतना अच्छा नहीं है, तो अगर मार्केट उस दिन भी अगर अच्छे नहीं रहे तो शॉर्ट टर्म का कुछ भी कहना थोड़ा सा यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिर उसे जरूर रखिएगा और अपने पोर्टफोलियो में फिर इसे आप होल्ड कर लीजिएगा अगर अलॉटमेंट में ये काउंटर मिलता है तो। जी, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, अभिषेक यही है अगला आईपीओ? बिल्कुल, ये आखिरी आईपीओ जो कैनरा की ओर से लाया गया है, और ये अभी 10 अक्टूबर से खुल गया है, 14 अक्टूबर यानी कि आज इसकी क्लोजिंग डेट भी होगी। बिजनेस की थोड़ी सी अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, रिटायरमेंट और पेंशन प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और डिजिटल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक तरह से यहाँ पर इनकी वर्टिकल्स हैं जिसमें ये डील करती है। आईपीओ की बात करें तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि 10 अक्टूबर को ये खुल गया था, क्लोज ये 14 अक्टूबर यानी कि आज ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका आपको 15 अक्टूबर यानी कि कल इसका अलॉटमेंट जो होगा
वो आपको मिल जाएगा और लिस्टिंग जो होगी वो 17 अक्टूबर को होगी। इसके बाद इसके प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो 100 से 106 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। इसके बाद लॉट साइज़ की बात करें तो 140 शेयर्स का ये लॉट होगा और 14,000 रुपये का एक लॉट यहाँ पर आपको एक तरह से देने पड़ेंगे इसके लिए। टोटल इशूज़ का रखा गया है 2,517 करोड़ 50 लाख रुपए का और ये पूरा जो रहेगा वो OFS रहेगा। फ्रेश इशू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, एंटायर इशू जो होगा वो ऑफर फॉर सेल यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो ना फाइनेंशियल्स की ओर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। मार्च 2023 की अगर बात करें तो 30,548 करोड़ रुपए था, उसके बाद ये बढ़कर 37,815 करोड़ रुपए हुआ और यहाँ से ये बढ़कर 41,842 करोड़ रुपए हुआ। टोटल इनकम में हालांकि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जैसे आप देख सकते हैं 261 करोड़ रुपए इसकी टोटल इनकम थी 2023 में, 2024 में ये घटकर 240 करोड़ रुपए हुई, उसके बाद 234 करोड़ रुपए इसकी टोटल इनकम हुई। पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर हल्का थोड़ा इजाफा देखने को मिला है 91 करोड़, उसके बाद 113 करोड़, उसके बाद 116 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया गया है मार्च 2025 में। एबिटा को अगर आप देखेंगे तो 118 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद 146 करोड़ रुपए और यहाँ से करीब 150 करोड़ रुपए का इसका एबिटा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है 2025 में। वहीं अब इसकी अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो अभी बिल्कुल भी उत्साह यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आज इसका आखिरी डे है लेकिन उत्साह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। QIB आप देख सकते हैं सिर्फ 0.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NIS की अगर बात करें तो 0.21 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल भी यहाँ पर 0.34 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ओवरऑल एवरेज बेसिस पे 0.32 टाइम्स ही ये अभी फिलहाल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। GMP में भी बहुत उत्साह नहीं है, इनफैक्ट नील बट्टे सन्नाटा यहाँ पर है। 1 रुपए का GMP मात्र यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 1% से भी कम GMP यहाँ पर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का मिल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो इसकी होगी वो 106 रुपए की लग रही है क्योंकि 105 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, यानी कि 1 रुपए ही इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। तो ये है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी। आस्था मैम, इसमें आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या किया जाए? आज आखिरी दिन है। देखिए, जब हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को आकलन करते हैं तो उसका आकलन का मेन पैरामीटर होता है मार्केट कैप टू ईवी, एम्बेडेड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। तो इसने प्राइसिंग अच्छी की है, मतलब डिसेंट की है, क्योंकि मार्केट कैप टू ईवी की रेशियो की बात करें तो 1.58 मल्टीपल पे ये आ रहे हैं, जो कि रीजनेबल लगता है जब मैं HDFC या फिर SBI या फिर ICICI इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो। लेकिन इसमें देखना यह है कि मेन जो इनका रेवेन्यू है वो बैंक इंश्योरेंस यानी कि बैंक से आ रहा है। तो अब ये किस तरह से स्केल अप कर पाते हैं ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर मैं SBI लाइफ से कंपेयर करूं या HDFC, दे आर मच बिगर इन साइज। वो इससे साइज में काफी बड़े हैं और काफी बड़ा उन्होंने अपना एक तरह से बिजनेस सेटअप किया है। तो इसमें भी एक लंबी अवधि का नजरिया हो तो ही हमारी लगाने की सलाह है और उसी हिसाब से ये राय दी जा रही है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, वेट एंड वॉच करके देखना हो कि किस तरह से आगे स्केलिंग अप करते हैं, तो फिर इसमें लंबी अवधि के लिए लगाएं। छोटी अवधि का नजरिया हो तो चाहे तो फिर रुक जाए, वेट एंड वॉच करें और बाद में इनके नतीजे आने दें, ये किस तरह से अपनी प्रोग्रेस दिखाते हैं, उसके बाद चाहे तो वापस से इसमें एक कॉल ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि के लिए लगाने की सलाह है। ठीक है आस्था मैम, थैंक यू। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी जुटाई, उसके लिए धन्यवाद।